नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो कंसेप्ट आपके लेके आए हैं वो भी काफी जोरदार होने वाला है और काफी मजेदार होने वाला। उसका कारण यह है कि आज कंप्लीटली डिटेल में बताने वाले हम आपको क्यूब के बारे में, मतलब घन के बारे में। तो घन के बारे में आज तक आपने जिंदगी में सूत्र याद किए होंगे, सूत्र रटे होंगे, सूत्रों के बारे में जाना होगा, लेकिन आज सूत्र समझाएंगे दोस्तों आपको ईमानदारी से। आज ही क्लास आपने देख ली तो सूत्र याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी इजीली। और वर्क, ये जो सब अब वर्क के बारे में अपना बताया था आपको, तो थोड़ा सा वर्क की अगर आपको नॉलेज है तो आज का जो घन का जो टॉपिक है आपका वो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंसल्ट कर पाएंगे आप। तो ईमानदारी से एंड तक देखिएगा। आज के बाद भारत के किसी भी एग्जाम में अगर घन का क्वेश्चन आएगा तो मेरी गारंटी है 100% सही हो जाएगा। कोई PIQ वगैरह या कोई भी अदर चीज़ें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट बेस्ड क्लास है ये पूरी देख लीजिए। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर संख्या तो चेंज होती रहती है, वो तो पॉसिबल आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बार ये जो फिनोमिना आपने समझ लिया तो फिर एग्जाम के अंदर कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले अपन घन के बारे में बात कर लेते हैं, और घन जो बोर्ड पर बन रहा है उसके बारे में प्रैक्टिकली बात करते हैं। और घन की बात करें तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। जैसे A है, ये भी A है, ये भी A है, मतलब लंबाई भी A होती है, चौड़ाई भी A होती है और ऊंचाई भी A होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से भी A होती है। घन की बात करें तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। और एक बार बता दें, एक घन और घनाभ में एक ही अंतर है कि 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। और तो बाकी तीनों इन्फॉर्मेशन सेम होती है इसकी। इसमें 6 फलक होते हैं, सभी जानते हैं। 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। ये 8 कोने हो गई और कंप्लीटली कहें तो 12 भुजाएं होती है। ये इसके बारे में बेसिक नॉलेज है, 12 भुजाएं। तो आप कहते हैं ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है, ऐसा कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंक है और इंटरेस्टेड है। ये छोटी छोटी बातें तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातें पता नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है, ठीक है। अब आपको यही पता चल रहा है ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना है। कितनी वर्गाकार सतहों से मिलकर बना है? 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना है। तो ये समझ लीजिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले जो निकालने जा रहे हैं वह आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो अपन नोटिस करेंगे, गौर से देखिए। अच्छा बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई है अपन इससे पहले, तो आपको वर्ग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 6 वर्गों से मिलकर बना है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये कितने वर्गों से मिलकर बना है? 6 से। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग का A स्क्वायर 6 वर्गों का 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपके सामने निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 6A स्क्वायर। उसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 6A स्क्वायर, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 6A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद आपके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह है इसका आयतन। और आयतन जो वो होता है जो घन आपका होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। घन आपका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तीनों बराबर है। तो A गुणा A गुणा A 3 बार गुणा कर देंगे तो आयतन हो जाएगा आपका भुजा Q। आयतन कितना हो जाएगा आपका? भुजा Q। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका 6A स्क्वायर, और आयतन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका भुजा का Q। ये आपका आयतन है। अब किसी ने कहा सर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले, कौन सी बड़ी बात है? एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा से पूछ ले तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। 3 दीवारों को पूछ ले 3A स्क्वायर, और 5 दीवारों को पूछ ले तो 5A स्क्वायर। जितनी दीवारें उतने वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दो आप। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो चारों दीवारें पूछे तो 4A स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें काम आती है वह है इसका विकर्ण। और आप जानते हैं घन आपका जो विकर्ण मैंने बताया था वो था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर, और बराबर होगा √3A, है ना। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर √3A स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 गुणा A हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा आपका √3 गुणा ए आपका हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा √3 गुणा ए, इसे अपन विकर्ण कह सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने काम आने वाली है। और चौथा क्या काम आता है वो भी देखिए, संपूर्ण प्रक्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, विकर्ण हो गया, और इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आपकी दो घनों के आयतनों में तुलना। तो अपन दो घनों के आयतनों में तुलना कर सकते हैं भैया। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो भी इसी में बता दूंगा मैं आपको। दो घनों के आयतनों में तुलना, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। दो घनों के आयतनों में तुलना, पहले मैं इनको लिख देता हूँ और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो एनालिसिस यही कर देंगे अपन। दो घनों के आयतनों में तुलना, ठीक है। अब पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दो, तुलना हो जाती है। तो पहले घन का आयतन ये हो गया आपका, और दूसरे घन का आयतन आपका ये हो गया। तो पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका V1 बटा V2, और ये A1 बटा A2 का होल क्यूब। ये लो, तो आप कह सकते हैं ये तुलना कर दी। अब इसमें दो अज्ञात अनुपात नजर आ रहे हैं। तो 2 अननोन रेशियो, दो अज्ञात अनुपात जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो आयतनों अनुपात और एक भुजाओं अनुपात। एक तो आयतनों अनुपात और एक भुजाओं अनुपात। इन दोनों में कोई से भी एक दे दे, दूसरा आपसे पूछ सकता है। अगर आपको आयतनों अनुपात दे तो भुजाओं अनुपात पूछ सकता है, और भुजाओं अनुपात दे तो आयतनों अनुपात पूछ सकता है। दो सवाल तो हो गए, है ना। तो आयतन अनुपात दे दे तो आप भुजाओं का निकाल लेना, और भुजाओं का दे दे तो आयतनों का पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन तो पॉसिबल ये बन गया आगे। तीसरा यहाँ से बन जाएगा, आयतनों अनुपात देकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे? आयतन अनुपात से भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, और भुजाओं से अगर वर्ग कर दोगे आप तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए, मतलब इस पैटर्न से बनेंगे आपके 3 क्वेश्चन। कितने बनेंगे? 3 क्वेश्चन डायरेक्ट, फिर संख्या बदलती रहती है। और इससे इजी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पहले नंबर से अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आपसे आयतन पूछ सकता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देकर आयतन पूछ लेगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर आपको आयतन देकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। आयतन देगा तो उससे भुजा आ जाएगी, और भुजा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपको। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली एक कमरा है जिसकी भुजा ले लेगा आपको 4√3, है ना। उसमें रखी जा सकती है बड़ी से बड़ी लोहे की छड़ की लंबाई याद कीजिए, तो 4√3 को आप √3 से गुणा कर देना। तो जब भी कभी बड़ी से बड़ी छड़ रखने की बोले किसी घनाकार कमरे में, तो ये समझ लेना विकर्ण पूछा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 3 और 3 टोटल 6 क्वेश्चन का मैटर हो गया आपको। तो 6 क्वेश्चन तो कंप्लीटली यहाँ से बन जाएंगे। अब 5वां वेरिएंट क्या होगा आपका, वो सुनो। कई बार संख्या पूछता है आपसे एग्जाम वाला, कई बार आपसे संख्या पूछता है। अब संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगाना। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगाना। छोटे घन के आयतन का भाग लगा देना, संख्या निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से भी भैया आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 कैसे बन जाएंगे? बड़े घन की भुजा दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है, तो संख्या आ जाएगी। संख्या दे रखी, बड़े घन की भुजा दे रखी है तो छोटे घन की भुजा आ जाएगी। संख्या दे रखी, छोटे घन की भुजा दे रखी है तो बड़े घन की भुजा आ जाएगी। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके? 3। तो कंप्लीटली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 यहाँ बन जाएंगे। ऐसे 3, 3, 6 और 3, 9। तो कंप्लीटली 9 क्वेश्चन का मैटर डायरेक्ट हो गया आपके सामने, और डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, कुछ इनमें से और अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये 9 क्वेश्चन कंप्लीटली इससे बना सकते हैं। 100% मैटर दिया, कंसेप्ट वेरिएंट है, ईमानदारी से इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई जोरदार तरीका समझाने का काफ़ी इजीली कर सकते हैं आप। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छा मैटर पॉसिबल नहीं है। एक एक चीज़ अपन ने बताई, गन से क्वेश्चन कहाँ पर बनेंगे वो बेसिक चर्चाएँ तो अपन कर ही चुके हैं आपके सामने। अब आते हैं कुछ एग्जाम की PYQ पर, तो कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था ना आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आयतन पूछ सकता है। यहाँ दे रखा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कितना होता है 6a², और ये दे रखा आपको 726। यहाँ से भुजा निकल जाएगी, आपको बोला था मैंने, और फिर आयतन भी निकल जाएगा। तो चलो भुजा निकालते हैं, उसके लिए 6 से काटते हैं। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब ये a² बराबर 121 आ गया। 121 का जब वर्गमूल होगा तो 11 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि भुजा जो हो गई वो 11 हो गई। ठीक है, भुजा 11 होने के बाद आयतन निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है।
और 11 क्यूब जो होता है आपका, होता है आपका 1331 घन मीटर। ये हो जाएगा आपका 11 क्यूब। तो एग्जैक्टली आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो मैंने पैटर्न बताया उनमें से एक क्वेश्चन है ना, जो अपन ने वेरिएंट जो बताया था संपूर्ण रेसिडुअल देखकर आयतन पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और अपन 9 पैटर्न जो आपको बोलेंगे 9 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन है। बस इतना सा अंतर है कि संख्याएं एग्जाम की, और कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजिली कर रहे हैं। जैसे घन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी छोटे और काफ़ी आसान देखने को मिलते हैं भाई, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, और काफ़ी ईजी से काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाकार कमरे की भुजा 10 मीटर है। यदि एक विद्यार्थी 50 घन मीटर की जगह घेरता है तो कमरे में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो जो अपन नीचे के 3 क्वेश्चन बोले थे ना संख्या निकालने वाले, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा तो संख्या आ जाती है। तो एक कमरा बड़ा घन है तो उसका जो आयतन होगा वो भुजा क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा मतलब। तो ये बड़े घन का आयतन हो गया 10 का क्यूब। अब आपको तो आयतन ही दे रखा है कि विद्यार्थी का कितना स्थान घेरता है, तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। तो बड़े घन हो गया आपका कमरा और छोटा घन हो गया विद्यार्थी। तो बड़े घन के आयतन में ये आयतन ही दे दिया डायरेक्ट, वहाँ पूछा दे रहे किस लिए आयतन निकाल। तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो, तो पता चल जाएगा एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा आपका 2 बार, तो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 20। तो आप कह सकते हैं, हाँ देख लीजिए 0 देख लेंगे अपन, 0 0 कट गया, 5 2 10 हो गया आपको, ठीक है, ऐसा आपके सामने। तो ये 20 हो गया आपके सामने, है ना। इसमें संख्या दे रहा है क्योंकि 10 मीटर है, बिल्कुल सही बात, 10 घन मीटर है। चेक कर लेते हैं एक बार, भुजा क्यूब हो गया आपके सामने। ये 50 घन मीटर है, तो 50 घन मीटर है, 0 कट गया, 5 2 10 हो गया, हाँ ना। तो 20, बिल्कुल 20 ही आएंगे भैया, कोई ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करना है तो फिर यहाँ 5 करना पड़ेगा, है ना। अगर ये 5 करोगे तो 5 2 200 आ जाता था। अगर 5 घन मीटर की जगह घेरता, पर यहाँ 50 घन मीटर की जगह घेर रहा है, तो एक जगह करेक्शन करना ही पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं अपन, आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये देखो अपन ने घनाभ भी पढ़ा, इससे पहले का जो वीडियो अपन ने बनाया आपके सामने वो घनाभ का बनाया था, और ये वीडियो अपन ने घन का बनाया। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा ना, घनाभ और घन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। अब दोनों का मिक्स क्वेश्चन है तो इसकी पॉसिबिलिटी भी मिक्स है, और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अपन के एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखी है इतनी। यदि उसमें 15 घन मीटर के आयतन वाले घन रखे जाएं तो घनों की संख्या कितनी होगी। तो भैया आपको घन और घनाभ दोनों से मिक्स क्वेश्चन आए, चाहे आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बड़ी आकृति के आयतन में, चाहे आयतन वाली कोई सी भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंख हो, गोला हो, एक सिंगल कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो, संख्या आ जाती है। और अपने यहाँ पर जो बड़ी आकृति है वो है संदूक। संदूक किसके आकार की, घनाभ के आकार की। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर ये जो रख रहे हैं अपन आयतन, घन रखे जा रहे हैं, वो घन का आयतन कितना है, 15। अब संख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं, निकाल देंगे अपन। 3 से कट जाएगा आपका 5 बार, 3 से 2 बार, 5 से कटेगा आपका 2 बार, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। टोटल कंप्लीटली 16 घन रखे जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका 16। इस प्रकार से अलग अलग भांति के अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हो, उनमें कोई बड़ी बात नहीं देखो, ठीक है। तो वो सिंपली बात है, या घन और घनाभ का कॉम्बिनेशन भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि अपन घनाभ भी पढ़ चुके हैं और घन भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों के बारे में अपन इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसको घन और घनाभ दोनों कॉम्बिनेशन कर देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो उसको मुझे प्रैक्टिकली समझाना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं रखी है। प्रैक्टिकली कैसे समझाते हैं देखिए। मेरे पास एक घनाभ के आकार का होज है। होज आप अच्छी तरह जानते होंगे भी, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास एक घनाभ के आकार का होज है। होज आप जानते होंगे, होज मतलब होदी। होदी वो होता है गांव में जिसमें भैंसें पानी पीती है, आपने देखा होगा। भैंस जिसमें पानी पीती है उसे खेड़ बोलते हैं गाँव वाले। तो खेड़ होता है वो है, मान लीजिए एक घनाभ के आकार का होज है। ये पानी से भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ये मान लीजिए। मैं इस पानी से इसको आधा भर देता हूँ, ये भर दिया मैंने। इसकी लंबाई दे रखी है मुझे 20 मीटर, होदी की लंबाई 20 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई दे रखी है मुझे 10 मीटर, ये दे रखी है। अब ये हो जाए आपके सामने, इसमें अपन फेंक रहे हैं किसी यहाँ पर ये घन का आकार के किसी पत्थर को फेंक रहे हैं। इसमें एक घन के आकार का पत्थर फेंक रहे हैं जिसकी भुजा 5 मीटर है। तो 5 मीटर भुजा घनाकार पत्थर को इसके अंदर फेंक रहे हैं। फेंकने के बाद आपको जानना है
अब पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ये पूछे आपसे। पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, तो फोटो के अंदर सब कुछ अभी तो इसके अंदर फेंक रहे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा बचपन में साइंस में, नहीं पढ़ा हो तो सुन लो। आर्किमिडीज ने कहा था जब किसी वस्तु को पानी के अंदर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन घन आपके शेप में हटेगा, यूं ऐसा हटेगा। तो 20 तो लंबाई में हटेगा, 10 चौड़ाई में हटेगा, कितना ऊपर उठेगा पता नहीं। ये हटाया गया पानी का आयतन है पर अब वस्तु का आयतन, क्योंकि वस्तु जितना स्थान क्या रहेगी, वस्तु किस घन के आकार की, और वस्तु का आयतन हो जाएगा भुजा क्यों। तो हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु का आयतन। यहाँ से पता चल जाएगा पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। काट दो, बोले आप 5 से काट दो 2 बार, फिर 5 से काट दो 4 बार, ये 4 दूनी 8 नीचे घुमा दो, H बराबर आ जाएगा 5/8 मीटर। और अगर आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर में जवाब आए तो आप एक काम कीजिए, 100 और गुणा कर दीजिए, 500/8 सेंटीमीटर। अब 4 से काट दीजिए, अब 4 से काट दीजिए 125 बार, 4 से काटो 2 बार, तो ये हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। ये जो पानी ऊपर उठेगा ना चारों तरफ से बराबर ही उठेगा, है ना, तो 65.5 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं भी। तो ये था कम्प्लीटली घन के बारे में एनालिसिस। तो घन के बारे में एनालिसिस क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी दोस्तों मैंने आपको बताया है, और किस प्रकार के एनालिसिस होते हैं वो भी बताया हमने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे शॉर्ट टर्म कंसेप्ट वीडियो आपको देखने हैं जो आपको जो भी एग्जाम के आप बाहर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस हर एग्जाम में मदद मिले दोस्तों, और आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो, और आप जो अच्छे पढ़ रहे हैं वो रिपीटर्स है, जिनको रिपीट करना उनके लिए भी बेहतर वीडियो है, और जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए बेहतर वीडियो है। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रहा है और वास्तव में कंटेंट जोरदार लग रहा हो दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, प्लीज़ अच्छे से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी जो फ्री की क्रांति है वो लोगों तक पहुँच सके दोस्तों। धन्यवाद।